हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आप अपना स्टडी जो है बिल्कुल भी बंद मत कीजिए और अपना स्टडी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। आप जानते ही हैं, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को जो सीटेट एंड कोई भी एस्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के लिए जो है हिंदी का पेडागॉगी विथ व्याकरण सभी एक का एक साथ मैं करवाऊंगी। टोटल 30 क्वेश्चन करवाऊंगी और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड का, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसेंट का है। तो ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ। तो इसको जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई दक्षताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? पहला है भाषिक नियमों पर अधिकार, दूसरा है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, तीसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, चौथा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, है ना। भाषा प्रयोग करने की कुशलता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भाषा कौशल की विधि है, अनुकरण विधि है, सामूहिक विधि है, भाषा प्रयोगशाला है या उपयुक्त सभी है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा कौशल की जो विधि होती है ये सभी है, उपयुक्त सभी होगा। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि द्वारा भी बच्चे सीखते हैं, सामूहिक विधि द्वारा भी सीखते हैं। और भाषा का प्रयोग जब तक आप नहीं करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे। तो भाषा प्रयोग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे विधि ही उपयुक्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो ये जो देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपयुक्त सभी। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो जो सोचे बी। जिन लोगों ने बी सोचा, निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि उपयोग करते हैं निबंध रचना में। फ्रेंड्स, आप, मैं जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ तभी आप अपना आंसर भी सोचो क्या होगा, और मेरे आंसर से मिलाओ कि आपका कितना सही हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है, तो क्या है? कविता शिक्षण का भावबोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध या पठन बोध? तो फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भावबोध। क्या होगा? भावबोध। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या समवेत वाचन? तो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो जाएगा? मौन वाचन। मौन वाचन जो होता है, जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में प्रयुक्त नहीं होता है ना। आप गद्य में मौन वाचन प्रयुक्त कर सकते हैं। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। तो सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है फ्रेंड्स? महापुरुषों की जीवनियाँ, परियों की कहानी, रसानुभूति की कविताएं या पौराणिक कथाएं? तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, छोटे बालक की कल्पना शक्ति का अगर आपको विकास करना है तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है परियों की कहानियाँ, है ना। क्योंकि अब बहुत छोटा है तो उसे महापुरुष की जो जीवनी है वो कम समझ में आएगा। रसानुभूत की कविता ये भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब आप बच्चों को परियों की कहानी सुनाओगे तो उसे समझ में आएगी। इसलिए जो हो जाएगा परियों की कहानी छोटे बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 37 से 40 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प दिखे। तो मैं ये गद्य आपको नहीं पढ़ रही हूँ। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश क्षेत्र, सार्वदेशिक था। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे इसको पढ़ ले जाती हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो।
तो आपने देखा ये पद था। अब इससे क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो देखिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्राकृत। संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने के लिए क्या आधार है? शब्द समूह की भिन्नता, व्याकरणिक ढांचे में भिन्नता, उच्चारण में भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था? प्रादेशिक, मध्य देशीय, सार्वदेशिक, क्षेत्रीय। तो क्या हो जाएगा, सी, सार्वदेशिक। ये पैराग्राफ के अनुसार है, ठीक है। संस्कृत का क्षेत्र सार्वदेशिक सीमा तक विस्तृत था। सांस्कृतिक नैरंत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? तो देखिए किसका आवश्यक होता है, अपभ्रंश का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो देखिए ये जो है ये प्राकृत भाषा की है। किसकी है? प्राकृत भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है। तो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या कहलाएगा? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 42 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वाच्यार्थ शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है ना। रीतिरात्मा काव्याश उक्ति किस आचार्य की है? तो ये जो है ये किस आचार्य की है? बोल रहा है बामन, भामह, मम्मट या दंडी। तो इसका होगा वामन, ठीक है। नेक्स्ट है, ईर्षित शब्द का विलोम बताइए। ईर्षित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनिक्षिप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? विभाव, आलंबन, उद्दीपन, आश्रय। तो हम आश्रय कहेंगे। क्या कहेंगे? आश्रय, जिसकी हृदय में भाव उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में है, संचारी भावों की संख्या है। जो संचारी भाव है उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए संचारी भावों की संख्या जो है वो 33 है। कितना है? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयोदन शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ आपको संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दयोदन में कौन सी संधि है? यन संधि है। देखिए दयोदन तो यन संधि है। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या होता है? दरिद्रता में आनंद लूटना को कहते हैं लंगोटी में फाग खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभागार, ठीक है। सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य हैं, क्या है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है? तो 49 का क्या हो जाएगा? 49 का डी हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक है सभागार में। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। उक्त पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा आंसर क्या होगा? बोलिए, सुमित्रा नंदन पंत। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है। तो देखिए अल्प प्राण ध्वनि जो है वो क्या है? तो ग जो है क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक बार लाइक कर दो। लाइक में फ्रेंड्स पैसे नहीं लगते और इससे मिलते भी नहीं है मुझे। बस ये होता है कि मोटिवेट होती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं आप लोग को पसंद आ रही है तो मैं और प्रयास करूँगी आपके लिए बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, मुंह में
मुँह पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, पद में कौन सा काव्य दोष है। तो देखिए ये पद दे दिया गया है, इससे आपको क्या पूछा जा रहा है, काव्य दोष क्या है। तो ये बोल रहा है कि ग्राम्यत्व है, विलष्टत्व है, अश्लीलत्व है या श्रुति कटुत्व है। तो इसमें जो है ग्रामत्व है। मुँह पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इसमें ग्रामत्व काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहपा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए सरहपा का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। किससे है फ्रेंड, सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत लाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानव का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। सूरदास का, तुलसीदास का, रैदास का या मीराबाई का। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा तुलसीदास होगा। अमृत लाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानव का हंस में तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। क्या क्या होगा साथ में, क्या मैं क्या बताऊं, है ही क्या, हाँ आज जो है मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और विना, चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा। उक्त पद में कौन सा छंद है, मालिनी, शालिनी, भुजंगी, इंद्रव्रजा। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शालिनी। क्या है, शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि ने के रस श्रुत में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए भरत मुनि स्थायी भाव, शांत रस, अनुभाव या बेविचारी भाव। तो इसमें क्या है, स्थायी भाव। भरत मुनि के रस सूत्र में क्या है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 57 से 60 तक जो दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है, द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, नयन मूंद रवि की कोमल किरणों को तपता, आने वाले प्रिय वसंत के स्वप्न देखता। अब उनके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर भर आएंगे पल्लव, गुंचित होगा मरमर, जब उसकी वंशी उसके अधरों से लगकर भर देगी पुलकों की लहरों से भवन को। तो प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद है, क्या है, प्रकृति चित्रण है, मानवीय है, वसंत का चित्रण है या हेमंत ऋतु का प्रातःकाल का है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी कविता आपको पढ़ के सुनाया, इसमें क्या है, हेमंत ऋतु की प्रातःकाल का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चुपचाप खड़े वृक्ष किसके मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो किसका कर रहा है फ्रेंड्स, आलस्य का, हर्ष का, तटस्थता का, चिंता का। तो चुपचाप जो होता है वो आलस्य का कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आश्रय क्या है। तो देखिए वसंत का स्वप्न देखता बोला सुप्त होना, जागृत होना, प्रकृति से प्रेम होना, आशा और उत्साह का संचरण होना। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आशा और उत्साह का संचरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार खोल गृह के किरणों से आंगन भर बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, मानवीकरण या भ्रांतिमान। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका होगा सी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रूपक जो अलंकार है अगर आपने नहीं किया है और आप करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करना, तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको अलंकार सारे समझा दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है मानकीकरण का अलंकार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स आगे भी हमारे चैनल का नाम आपको पता है ना, जियो एजुकेशन गुरु, और मैं आपके साथ हूँ नीतू कुमारी सिंह। तो आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।